नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 26 नवंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर हम चर्चा करेंगे उनकी, और इन आलेखों से संबंधित संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों से संबंधित उत्तर संरचना पर भी हमारी चर्चा होगी। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आज के सत्र के विषयों को देख लेते हैं। हमारा पहला विषय होगा क्रिप्टो करेंसी, अनिश्चितता या स्थायित्व। दूसरा, राजनीति में अपराधीकरण के लिए स्वामित्व, यानी राजनीति में अपराधीकरण के लिए किसको उत्तरदायी बनाया जाए। प्रमुख रूप में सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों में पिछड़ता भारत, यहाँ पर एक आंकड़े सामने आए हैं एक संगठन की तरफ से, जिसके माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में लेकर एक कमी देखी जा रही है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो आंकड़े हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में चर्चा हम कल के वीडियो में भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ अन्य प्रमुख जो बिंदु हैं उन पर विशेष रूप में चर्चा करेंगे। अंतिम हमारा आलेख होगा आंध्र प्रदेश में राजधानी का प्रश्न, और इसके संबंध में जो विवाद सामने आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न हैं और उनकी उत्तर संरचना उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले आलेख को अगर हम देखें तो हम क्रिप्टो करेंसी के संबंध में यहाँ चर्चा करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये किस तरह से लाभ पहुंचा सकता है, या देश की अर्थव्यवस्था में अगर इसको लागू किया जाएगा तो किस रूप में, और इसका कौन सा रूप है जिसको भारत में प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। तो क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में हम ये देखने वाले हैं कि इसका किस तरह से अर्थव्यवस्था में उपयोग हो सकता है। यहाँ पर दो आलेख हैं, उन दोनों आलेख को सम्मिलित रूप में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, यानी डिजिटल रूप में ऑनलाइन माध्यम से जो भी एक तरह से भुगतान की प्रक्रियाएं हैं उनको एक तरह से करना। जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें कि ये एक तरह का विकेंद्रित, यानी पूर्ण रूप से ऐसा तंत्र है जिसको कोई एक केंद्रीय संस्था नहीं चलाती। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो मुद्रा का जो प्रमुख लेन देन है उसको भारत में जो केंद्रीय बैंक आरबीआई उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा एक केंद्रीय तंत्र नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता मानी जाती है, जहां पर किसी भी तरह के लेन देन को लेकर कोई एक केंद्रीय संस्था नियंत्रण नहीं बनाती। इसे ही इसका एक नकारात्मक पक्ष भी माना जाता है कि यहाँ पर जो भी लेन देन होते हैं उसके संबंध में हम अंतिम सूचना प्राप्त नहीं कर पाते। इसी आधार पर माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी से अवैध रूप से जो लेन देन की प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा प्रमुख रूप से ये करने वाले हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर किसी भी तरह से भारत में कुछ सुधार होते हैं तो वो किस रूप में हो सकते हैं, क्योंकि जब हम क्रिप्टो करेंसी को भारत में वैधानिक रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं तो इसके संबंध में आरबीआई का 2018 का एक सर्कुलर काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है वो प्रतिबंधित है, और बैंकों को इस तरह के लेन देन के संबंध में किसी भी तरह की कार्रवाई से मना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 2018 के सर्कुलर के खिलाफ जो अपील दायर थी उसमें पिछले वर्ष एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष के अपने निर्णय में आरबीआई का ये जो सर्कुलर जिसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को प्रतिबंधित किया गया था उसको पूर्णतः रद्द कर दिया। इसी आधार पर अगर हम देखें तो भारत में क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसमें एक तरह से काफी तेजी आई, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो प्रतिबंध था वो एक तरह से हट गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आदेश आया। और ध्यान रखें कि आरबीआई की तरफ से बैंकों को यह कहा गया कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके रूप में कोई वैधानिक ऐसा सरकार की तरफ से कोई कानून नहीं बना है, तो अगर बैंकों के द्वारा क्रिप्टो करेंसी का कोई लेन देन किया जा रहा है तो उन्हें बस ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से इसका उपयोग अवैध रूप से लेन देन, या जो हमारा फेमा कानून है जो विदेशी मुद्रा के लेन देन को नियम को एक तरह से बनाता है, तो हमारा जो फेमा कानून है उसकी अगर हम बात करें तो ये सब प्रमुख आधार हैं जिन पर बैंक एक जांच कर सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कहीं इसके रूप में गलत तरीके से उपयोग तो नहीं हो रहा है। अगर वो संतुष्ट होते हैं कि ऐसा नहीं है तो वो लेन देन की प्रक्रियाओं में जा सकते हैं। तो इसी आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो क्रिप्टो करेंसी में लोगों का जो निवेश है वो बढ़ा, और केवल संस्थागत ही नहीं, खुदरा निवेशक हम और आपकी अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी में वो लोग निवेश कर रहे हैं। आप आए दिन इस तरह के विज्ञापन देखते रहते हैं जहां पर अलग अलग ऑनलाइन माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में आपको निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में काफी तेजी से प्रक्रियाएं बदल रही हैं,
और देखा यह जा रहा है कि खुदरा निवेशकों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। इसी आधार पर भारत सरकार पर यह दबाव है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक कानूनी प्रक्रिया लाई जाए। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में कल ही भारत सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है कि आगामी जो संसद का शीतकालीन सत्र है वहां पर क्रिप्टो करेंसी के संबंध में कानून लाया जाएगा। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि सरकार का ये जो प्रस्ताव है उसमें क्रिप्टो करेंसी के किस रूप को स्वीकार करने की बात कही गई है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो किस तरह से ये लाभ की स्थितियां बना सकता है। आप ध्यान रखें कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का संपत्ति यानी एक एसेट, एक परिसंपत्ति जिसे आप कहें, उसका एक समूह है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल एक प्रकार का ये एसेट या परिसंपत्ति है। कई अलग अलग प्रकार की परिसंपत्तियों के जो समूह हैं उन्हें हम क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग रूप में देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो भी लेन देन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। ब्लॉकचेन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होता है वो एक ब्लॉक के माध्यम से होता है। यानी ब्लॉक में जो सूचनाएं हैं वो एक बार दर्ज होने के बाद और किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी का लेन देन अगर हो गया तो इस ब्लॉक में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ये जो आंकड़ा होता है, जो भी क्रिप्टो करेंसी में वहां लेन देन कर रहे हैं सभी के पास इसका आंकड़ा पहुंचता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसी का लेन देन है उसमें किसी भी तरह से अवैध रूप से कोई परिवर्तन किया जा सके उसको रोका जाता है। जब भी क्रिप्टो करेंसी का कोई लेन देन होता है तो उस लेन देन को एक वैधता प्रदान की जाती है और वो वैधता प्रदान करने के लिए कुछ गणितीय गणनाएं करनी होती हैं। और ये जो गणितीय गणनाएं होती हैं ये अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर के माध्यम से अलग अलग लोगों के द्वारा की जाती हैं। जिन लोगों के द्वारा गणितीय गणना के आधार पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को वैधता प्रदान की जाती है उनको माइनर या खनिक कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा एक तरह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका माइनिंग या खनन किया जाता है या एक तरह से ये जनरेट करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जब भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है तो जो माइनर या खनिक होते हैं जिन्होंने वैधता प्रदान की होती है उनको अतिरिक्त रूप में क्रिप्टो करेंसी दी जाती है और इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का जो व्यापार है वो तेजी से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सबसे बड़ा लाभ यह है कि गणितीय रूप में जब इसकी वैधता होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुरक्षित है तो इसे निवेश के एक सुरक्षित साधन के रूप में माना जाता है। इसी के साथ साथ जो भी क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति है बाजार में वो सीमित होती है। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप अच्छे से समझिए कि जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति सीमित है तो बाजार में क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें बड़े परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य रूप में मौद्रिक व्यवस्था की बात करें, जैसे सामान्य अगर हम मुद्रा की बात करें, करेंसी नोट की बात करें, तो देश की जो सरकारें हैं वो जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है उसके माध्यम से अगर वो ज्यादा नोटों की छपाई करके बाजार में नोट ज्यादा डाल देते हैं तो होता क्या है कि ऐसी स्थिति में बाजार में जब ज्यादा मुद्रा पहुंचती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। यानी एक तरह से क्या है, मूल्य बढ़ेगा क्योंकि मुद्रा आपूर्ति बढ़ी हुई है और ऐसी स्थिति में हमारे पास जो मुद्रा होती है उसका मूल्य कम हो जाता है, उसमें काफी गिरावट आ जाती है और कुछ हद तक वो समाप्त भी हो सकता है। तो यहां आप ध्यान रखें कि क्रिप्टो करेंसी में सीमित रूप में आपूर्ति की जा सकती है, जबकि अगर हम मौद्रिक रूप में देखें तो सीमित की जगह यहां पर आपूर्ति काफी बड़े पैमाने पर होती है। ज्यादा नोटों को छापकर जब बाजार में डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में एक तरह से जो मुद्रा होती है उसके मूल्य में काफी गिरावट आती है। तो मुद्रास्फीति की जो स्थिति बनती है ज्यादा मुद्रा आपूर्ति से, यह मुद्रा के मूल्य को कमजोर करती है। यह स्थिति अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में रोकी जा सकती है, कारण वहां पर आपूर्ति सीमित रूप में रहती है। मुद्रा के जो मूल्य हैं उनमें बड़े पैमाने पर गिरावट हो सकती है। इसीलिए अपने आप को अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति है उससे बचाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर सोने चांदी इस तरह के जो निवेश है वहां पर पैसा लगाते हैं। तो अगर हम सोने चांदी का जो निवेश है उसी के साथ में अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये निवेश क्रिप्टो करेंसी में भी किया जा सकता है। यानी सोने में पैसा लगाकर हम सोना खरीद के अपने आप को मुद्रास्फीति से जिस तरह से बचाते हैं यही काम क्रिप्टो करेंसी भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में ये मुद्रा के विकल्प के रूप में कम है। ये सोने और चांदी जैसी जो बहुमूल्य धातुएं हैं उनमें निवेश का एक जो साधन है उसके एक विकल्प के रूप में हम क्रिप्टो करेंसी को मान सकते हैं। और प्रमुख रूप से इसका उपयोग क्या होता है कि यह मुद्रास्फीति से आपको एक सुरक्षा देता है। सोने में निवेश के माध्यम से हम मुद्रास्फीति से अपने आप को बचाते हैं।
जैसे अगर आप देखें पिछले अगर हम 1 वर्ष की बात करें, खासतौर से कोविड-19 की जो प्रारंभ था उसके बाद, तो सोने के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई। और ये अगर हम देखें तो 10 ग्राम का जो मूल्य है वो 50,000 या उसके ऊपर के आंकड़े तक भी गया। तो जिन्होंने कोविड-19 से पहले की स्थिति में उसमें पैसा लगाया हुआ था, उनका अगर हम देखें तो सोने में जो लगा हुआ पैसा है उसका मूल्य बढ़ गया। जबकि इसके विपरीत आप देखें कि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, और मुद्रास्फीति के कारण एक तरह से होता यह है कि जो मुद्रा का मूल्य उसमें गिरावट आती है। तो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो आपके मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, और इससे अपने आप को बचाने के लिए आप सोने जैसे साधन में निवेश करते हैं, और इसी तरह का विकल्प क्रिप्टो करेंसी आपको देता है। जब हम सोने के विकल्प की बात करते हैं और क्रिप्टो करेंसी को इसके साथ में तुलना करते हैं, तो सोने की जो आपूर्ति है वो किसी गणितीय रूप में गणना से तैयार नहीं होती है। ये एक तरह से सामान्य रूप में सोने का जो निवेश और सोने की जो आपूर्ति है उस पर निर्भर करता है। सोने में निवेश करने से अलग अगर हम देखें तो बिटकॉइन को एक मजबूत यहाँ पर निवेश का साधन माना जाता है। कारण यह है कि यह एक मौलिक मुद्रा का रूप है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के एक प्रकार के रूप में बिटकॉइन को देखें, तो सोने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश भी आपको मुद्रास्फीति से बचाव प्रदान करता है। जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यहाँ पर एक विकेंद्रीकृत वित्त प्रणाली अपनाई जाती है। यानी कोई भी केंद्रीय संस्था, जैसे अगर हम आरबीआई की बात करें केंद्रीय बैंक के रूप में, तो वो यहाँ पर नियंत्रण नहीं करती है। यानी कि अगर हम बैंकिंग लेन देन करते हैं तो जो भी हम बैंकों में शुल्क दे रहे होते हैं उससे एक बचाव किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि अगर यूएस में अपने मित्र को आप कोई धन हस्तांतरित करते हैं, कुछ पैसा भेजते हैं, तो आपको भारत में किसी भी बैंक के माध्यम से जब आप इस तरह का हस्तांतरण करते हैं तो आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके ये काम करते हैं तो आपको इस तरह का जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी माना जा रहा है कि अगर इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बढ़ता है तो वित्तीय लेन देन में इस तरह के जो शुल्क हैं जो आपकी लागत को बढ़ाते हैं वो कम किए जा सकते हैं। तो ये भी क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा लाभ माना जाता है। भारत में अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसके संबंध में सरकार के द्वारा जो घोषणा कल की गई है उसमें सरकार ने यह कहा है कि क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 इसी साल शीतकालीन जो सत्र होने वाला है संसद का उसमें लाया जाएगा। आप इस विधेयक के नाम से ही समझ सकते हैं कि आधिकारिक रूप से एक डिजिटल मुद्रा तैयार करने के लिए सरकार ये कानून प्रमुख रूप से लाने वाली है, और ये आधिकारिक जो डिजिटल मुद्रा है ये रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की जाएगी। इसी के साथ साथ सरकार की जो घोषणा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो निजी क्रिप्टो करेंसी है उनको भारत में प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो भी तकनीकी और इसके जो प्रमुख उपयोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो डिजिटल मुद्रा का जो रूप है वो सरकार लाकर क्रिप्टो करेंसी के जो उपयोग प्रमुख रूप से लाभ के रूप में अर्थव्यवस्था में हो सकते हैं उसको जरूर बढ़ावा दे रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा। देखिए, जब भी हम निजी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ये उस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी हैं जो अपने लेन देन का जो लेजर या बही खाता होता है या जो भी डाटा है वो जनता को नहीं देते हैं। यानी क्रिप्टो करेंसी जो बहुत सीमित रूप में काम कर रही हैं और जिनके आंकड़े पब्लिक को नहीं मिल पाते हैं, ऐसी निजी क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने प्रतिबंधित करने की बात कही है। तो इस तरह के प्रतिबंधित अगर क्रिप्टो करेंसीज को किया जाता है तो ये एक तरह से सही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी प्रमुख रूप से यही आधार देती है कि क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन है उसके संबंध में जो आंकड़ा है जितना भी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वाले हैं सभी के पास पहुंचता है। जैसे आप बिटकॉइन में लेन देन करते हैं तो बिटकॉइन में जो भी लेन देन होगा दुनिया में वो सारा आंकड़ा जो जो बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं सभी को उपलब्ध रहता है। लेकिन जो निजी क्रिप्टो करेंसी है वो इस तरह की सुविधा नहीं दे रहे हैं, जिनको सरकार ने अपने कानून में प्रतिबंधित करने की बात कही है। भारत में अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से यानी राज्य की बात करें यानी अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तरफ से भारत का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई है उसकी तरफ से अगर कोई डिजिटल मुद्रा आती है या सरकार की तरफ से किसी क्रिप्टो करेंसी को वैधता दी जाती है तो वो स्वीकार की जाएगी। जब हमने क्रिप्टो करेंसी के लाभ के संदर्भ में चर्चा करी तो प्रमुख रूप से हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी को विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है। यानी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कहीं पर भी कोई वस्तु या सेवा को आप खरीद पाएं या बेच पाएं ये संभव नहीं होगा।
तो विनिमय के तंत्र के रूप में क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करने की बात नहीं है। जहां तक क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मुद्रास्फीति से लोगों को बचाने के लिए और अपने धन की जो भी मूल्य है, जो वैल्यू है, उसको संरक्षित करने के लिए एक निवेश साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी को, जैसा सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं होती हैं, ऐसे साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी को जरूर विकसित करने के लिए सरकार के प्रयास हैं। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी को यहां पर कहते हैं कि इसको सोने और चांदी जैसे निवेश के एक साधन के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे मुद्रास्फीति के प्रभाव को लोग कम से कम अनुभव करें, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सोना और चांदी जो भी एक तरह से मूल्य है वो मुद्रा के कारण ही है। यानी अगर सोने का मूल्य 50,000 10 ग्राम का है, यानी 10 ग्राम के सोने के लिए आपको 50,000 जो मुद्रा भारतीय रुपए में है वो मिलती है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी अगर हम निवेश के लिए एक साधन के रूप में उपलब्ध कराते हैं, जैसा सोने और चांदी में निवेश होता है, लेकिन मुद्रा के रूप में अगर वो विनिमय नहीं हो पाता है तो ये बहुत अधिक संभव हो पाएगा कि इसमें बड़े पैमाने पर निवेश ना हो। इसीलिए सरकार को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि विनिमय के साधन के रूप में यह कैसे उपयोग हो पाएगा, यानी जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको मौद्रिक रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, क्योंकि इस तरह का अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो सोने चांदी के विकल्प के रूप में अगर हम एक निवेश के साधन के रूप में क्रिप्टो करेंसी को लाते हैं तो उसका उपयोग कैसे होगा, यह सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी हम निवेश के साधन की बात करते हैं, सोना चांदी या कोई भी इस तरह का निवेश है, तो हमें उसके बदले एक मुद्रा मिल सकती है। और यहां पर हम बात करें तो हम कहते हैं फिएट मुद्रा। फिएट मुद्रा का मतलब है किसी भी देश में जो आधिकारिक मुद्रा के रूप में संचालित हो रही है। जैसे भारत में अगर हम बात करें, जो हमारी मुद्रा रुपए है, अगर सरकार के द्वारा कानून के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई जाती है कि क्रिप्टो करेंसी का जो निवेश है उसे फिएट मुद्रा के माध्यम से वहां पर जो भी उसका मूल्य है उसको लेकर परिवर्तित करके उसका उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, तब यह निवेश के आकर्षक स्रोत के रूप में होगा या नहीं होगा यह स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि किस तरह से यह मौद्रिक मूल्य में क्रिप्टो करेंसी को हम बदल पाएंगे भविष्य में। उसके संबंध में भी कहीं ना कहीं जो विधेयक आने वाला है उसमें कुछ सरकार को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, ऑनिंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, यानी भारत में राजनीति का जो अपराधीकरण है उसकी प्रक्रियाओं को अगर हम देखें कि किस तरह से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में अगर हम देखें तो कई समितियों के माध्यम से इसको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग सुझाव हुए हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए हैं जिनके माध्यम से राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की जो प्रक्रिया है उस पर कार्य किया गया है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से बढ़ी है। इसमें प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट का एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो पिछले वर्ष फरवरी 2020 में आया था, और जिसका प्रमुख रूप से अगर हम उपयोग देखें तो सबसे पहले अक्टूबर 2020 में जो बिहार में राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एक तरह से किया गया। फरवरी 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लागू किया कि राजनीतिक दल और साथ साथ उनमें जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो प्रमुख रूप से राजनीति के अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी पार्टी इस तरह के उम्मीदवारों को चुनती है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है तो उन्हें कारण बताना पड़ेगा कि इस तरह के व्यक्तियों को वो क्यों चुनते हैं, और बिना आपराधिक इतिहास वाले जो व्यक्ति हैं जिनके पास कोई आपराधिक पुराना रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप उम्मीदवार के रूप में नहीं चुन रहे हैं तो उसके कारण भी क्या हैं, इन कारणों को आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि अगर इस तरह के कारण बताने में आप विफल रहते हैं तो ये न्यायालय के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी। इसीलिए न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए जो राजनीतिक दल हैं उन्हें इस तरह के अपने कारण बताने पड़ेंगे कि वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को क्यों चुन रहे हैं और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार के रूप में उनका चुनाव क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस माध्यम से राजनीति के जो अपराधीकरण की प्रक्रिया है यहाँ पर प्रमुख रूप से जो राजनीतिक दल हैं उनको उत्तरदायी बना दिया गया है, और उनके माध्यम से राजनीति का जो अपराधीकरण है उसे रोकने का जो प्रयास है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। फरवरी 2020 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में राजनीतिक दलों को प्रमुख रूप से उत्तरदायी बनाया गया कि राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोकने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कारण प्रमुख रूप से बताए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2004 में अगर हम देखें तो केवल 24% सांसद थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। 2009 में यह बढ़कर 30% हुआ और 2014 में 34%, और 2019 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 43% सांसद है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
यानी अगर हम 2004 से 2019 के बीच में देखें तो आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो सांसद हैं उनकी संख्या में वृद्धि लगातार हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पीछे आदेश दिए गए थे उनका अनुपालन सही से नहीं हुआ और जो माना गया था कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कार्य किया जा सकता है उस पर सही से काम नहीं हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले वर्ष के निर्णय में राजनीतिक दलों को प्रमुख रूप से उत्तरदायी बनाया कि अगर इस तरह के उम्मीदवार चुने जाते हैं और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार आप नहीं चुनते हैं तो उसके कारण आप बताइए। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि राजनीतिक दलों का एक तरह से जो योगदान है वो राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ाने में और रोकने में किस तरह से होगा, ये सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का एक आधार अगर हम और देखें, अगर हम ऐसे देशों की गणना करें जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रमुख रूप से दी गई है, ऐसे देशों में भारत अकेला देश है जहां पर राजनीति का अपराधीकरण इतने बड़े स्तर पर है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 43% हमारे सांसद आपराधिक मामलों में लंबित हैं तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हम वैश्विक स्तर पर जाने जाते हैं, तो इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो प्रमुख रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के 2020 से पहले के जो आदेश हैं उनके आधार पर जो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन राजनीतिक दलों को करना होता है उनके संबंध में हम पहले चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि इन प्रक्रियाओं के बाद भी राजनीति का जो अपराधीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। कोई भी उम्मीदवार होगा उसे अपने जो भी वित्तीय विवरण है वो देना होगा और साथ साथ जो उसका आपराधिक मामले उसके ऊपर लंबित है उसके संबंध में उसे एक शपथ पत्र या एफिडेविट देने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर स्वयं रूप में वो बताएगा कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर वो वर्तमान में किस स्थिति में है। राजनीतिक दलों को जो दूसरा प्रमुख काम करना है, प्रत्येक उम्मीदवार अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की लिखित रूप में राजनीतिक दल को सूचना देता है जिस राजनीतिक दल के माध्यम से वो चुनाव लड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो पार्टी इस तरह के व्यक्ति को टिकट दे रही है उसे अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर प्रमुख रूप से उस व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जो सूचना है वो डालनी पड़ेगी। समाचार पत्रों में इस तरह के उम्मीदवार की जो नाम है और जो आपराधिक विवरण है वो प्रमुख रूप से दिए जाने चाहिए। ये सारी स्थितियां वर्तमान में उपस्थित हैं। उसके बाद भी राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है, तो रोकने के लिए प्रमुख रूप से प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं। प्रमुख रूप से प्रक्रिया यह हो सकती है कि जो भी उम्मीदवारों के वित्तीय विवरण है और जो आपराधिक रिकॉर्ड है इनकी सही रूप में एक तरह से जांच की जानी चाहिए और इनको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग वेबसाइट, समाचार पत्र उन पर सही रूप में जारी किया जाना चाहिए, जिससे कि वोटर के पास प्रमुख रूप से जो सूचना है वो किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में पहुंचे, जिससे वो सही रूप में निर्णय ले पाए। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग के साथ मिलकर भी एक तरह से समन्वय से काम करना पड़ेगा कि जो इस तरह के रिकॉर्ड होते हैं उनको सही रूप में वेबसाइट पर डाला जाए और राजनीतिक दलों की वेबसाइट उस पर भी एक तरह से निगरानी रखी जाए कि अगर किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को वो टिकट देते हैं तो ऐसे क्या कारण है जिस पर उन्होंने टिकट दिया है और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वालों को अगर नहीं दिया है तो उसके कारण क्या है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के निर्णय में कहा है। तो ये अगर सख्ती से इसकी जांच की जाए और इसकी निगरानी की जाए तो राजनीति के अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण पाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास हो सकते हैं। हम अपनी अगली न्यूज को देखते हैं, द डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके आधार पर भारत में लोकतांत्रिक स्थिति में जो गिरावट देखी जा रही है उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा है। इस रिपोर्ट को स्वीडन की संस्था इंटरनेशनल आइडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आइडिया की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। स्वीडन की इस संस्था के माध्यम से वैश्विक रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों को जो भी स्थिति अलग अलग देशों में बन रही है उनको लेकर उसके संबंध में रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर हम 2021 की ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों में एक पिछड़ने वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की जो गणना करने के लिए प्रमुख रूप से 5 आधार लिए जाते हैं और इन 5 आधारों पर 116 अलग अलग संकेतक बनाए गए हैं, जिसके आधार पर 165 देशों का आकलन किया जाता है। आपको ये 5 प्रमुख जो मानक हैं वो ध्यान रखने हैं, जिसके आधार पर 116 संकेतक बनाए गए हैं। पहला, प्रतिनिधि सरकार, यानी किसी देश में जो सरकार बनी है उसमें जनता का प्रतिनिधित्व कितना मजबूत है
और जनता का जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है सरकार में, वो जनता की जो बातें हैं वो कितनी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को लेकर कितना संरक्षण किसी देश में नागरिकों को दिया जाता है। यदि सरकार पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की कितनी निष्पक्षता से जांच की जाती है, ये देखा जाता है सरकार पर जांच मानदंड में। इसी के साथ साथ निष्पक्ष प्रशासन। निष्पक्ष प्रशासन का मतलब कि प्रशासनिक ढांचे में जो निर्णय है वो किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नहीं होते हैं। अगर इस तरह की निष्पक्षता है तो हम निष्पक्ष प्रशासन कह सकते हैं। और अंतिम रूप में भागीदारी, सहभागिता, यानी प्रशासनिक जो स्थितियां हैं किसी भी देश में, वहां पर लोगों की भागीदारी कितनी है और लोगों के विचार के आधार पर प्रशासन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो जनता के विचार है उनकी अनदेखी करके प्रशासनिक स्थिति बनी हुई है। अगर ऐसा है तो लोकतांत्रिक मूल्य उस देश में गिरते हुए माने जाएंगे। तो ये 5 प्रमुख आधार हैं जिस पर यह सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 116 संकेतक लिए जाते हैं। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्षों को हम देखते हैं। रिपोर्ट में पहली प्रमुख बात की गई है कि वैश्विक स्तर पर जो अधिनायकवाद की स्थिति है, यानी एक तरह से एक व्यक्ति की जो सत्ता की स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ी है और लोकतांत्रिक दिशा में बढ़ने वाले जो देश हैं उनकी तुलना में अधिनायकवाद, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी देश पर पूर्ण रूप से शासन प्रक्रिया पर नियंत्रण कर लेना, इस तरह की प्रक्रियाओं में 3 गुना वृद्धि हुई है। एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग ने जीवन काल तक के लिए अपने आप को वहां पर राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। तो ये स्थितियां अधिनायकवाद की स्थिति को और ज्यादा बढ़ावा देती हैं। कोविड-19 महामारी के बाद इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है। अगर हम वैश्विक रूप में रिपोर्ट देखें तो केवल 59% देश ऐसे हैं जिनको लोकतांत्रिक रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह कहा गया है कि वैश्विक आबादी का 70% या तो गैर लोकतांत्रिक शासन में या लोकतांत्रिक रूप से पीछे हटने वाले देशों में रहता है। यानी 100 में 70 आबादी ऐसे देशों में रह रही है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है या ऐसे देश जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, यहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर काफी गिरावट है और इन्हें बैक स्लाइडर देश के रूप में गणना में माना गया है। लोकतांत्रिक पतन के अगर हम कारण के रूप में देखें तो पहला बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि जो भी दल अलग अलग देशों में प्रमुख रूप से प्रभावी हो रहे हैं वो लोक लुभावन वादे ज्यादा करते हैं, यानी वास्तविक रूप में वो उतना कार्य नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, वो काफी अनुदार हैं, मतलब उदारवादी नीतियां नहीं अपना रहे हैं, यानी एक धर्म, जाति या भाषा को लेकर वो विशेष रूप से काम करते हैं और अन्य को प्रताड़ित करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण करने वाली जो स्थितियां हैं वो बढ़ रही हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक संकट की स्थिति बढ़ी है और दुष्प्रचार, यानी एक प्रोपेगेंडा की जो स्थिति है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी बड़ा योगदान माना गया है। ये प्रमुख कारण है जिनसे लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट वैश्विक स्तर पर देखी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महामारी के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आने वाले जो देश हैं उनमें भारत भी काफी आगे है, यानी महामारी के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट देखी गई है भारत में। जैसे जैसे अधिनायकवादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, एक व्यक्ति के शासन की स्थिति मजबूत हुई है, उसका असर यह है कि नागरिक सक्रियता बढ़ी है और माना यह गया है कि लगभग 82% देश, यानी 135 देश हैं जहां पर महामारी के दौरान किसी न किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन जरूर किया गया। इस रिपोर्ट में अगर हम भारत का मूल्यांकन करें तो भारत के लिए प्रमुख रूप से आप देखें तो जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों की तुलना नहीं की जाती है। किसी देश की तुलना पीछे के जो उसके आंकड़े होते हैं उसके आधार पर तुलनात्मक रूप में की जाती है। तो कोई देश स्वयं से ही एक तरह से अपने जो सुधार हैं उनके आधार पर अपनी रैंक को बढ़ा सकता है, या अगर वहां पर सुधार नहीं हो रहे हैं तो उसकी रैंक एक तरह से कम हो सकती है। तो तुलनात्मक रूप में अलग अलग देशों का आंकड़ा यहां पर नहीं लिया जाता है। भारत के लिए अगर हम आधार स्कोर की बात करें तो 1975 का लिया जाता है। आंकड़ों में यह कहा गया है कि 1996 से अगर हम 2014 के बीच की बात करें तो जो भी अलग अलग मानदंड है इस रिपोर्ट के, उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन 2015 से बाद की स्थितियों में जो लोकतांत्रिक लाभ है वहां पर एक तरह से कुछ कमी की स्थिति दिख रही है। रिपोर्ट के अनुसार 1975 से 1995 के बीच में प्रतिनिधि सरकार का अगर मानदंड हम देखें तो भारत का स्कोर 0.59 था और 2020 में ये 0.61 है, यानी अगर हम देखें तो बहुत अधिक वृद्धि यहाँ पर नहीं है। तो ये एक तरह से चिंता का विषय भारत के लिए हो सकता है। 2015 में अगर हम स्वच्छ चुनाव स्कोर देखें तो 0.85 था, 2020 में ये 0.65 है।
भारत में मौलिक अधिकारों का जो स्कोर है वो 2010 में 0.58 पर कम माना गया और 2020 में अगर हम देखें तो ये गिरकर 0.54 है। मौलिक अधिकारों को लेकर जो स्थिति है उसको और ज्यादा मजबूती देने की आवश्यकता है। 2010 से 2020 के बीच में अगर हम देखें तो भारत में जो नागरिक स्वतंत्रता है उसका आंकड़ा 0.65 से गिरकर 0.53 हो गया। तो यहां पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। सरकारी जांच का जो स्कोर है वो अगर हम देखें 2010 से 2020 में तो ये 0.71 से गिरकर 0.58 पहुंचा है। तो यहां पर भी हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आंकड़े प्रमुख रूप से ये भी बता रहे हैं कि 2015 से 2020 के बीच में मीडिया अखंडता की अगर हम बात करें, यानी निष्पक्ष रूप से मीडिया का काम करना, इसके स्कोर में 7.9% की गिरावट आई है। न्यायिक स्वतंत्रता में 2.5% की गिरावट आई है और संसद की प्रभावशीलता में 9.6% की गिरावट देखी गई है। भारत को अगर हम 1975 के बाद देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता संकेतक का जो आंकड़ा है उसमें श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ सबसे कम स्कोर की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो हमारे यहाँ एक तरह स्थिति है उसमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। अंतिम रूप में रिपोर्ट प्रमुख रूप से यह कहती है कि भारत में जो लोकतांत्रिक स्थिति है वो मध्यम श्रेणी के प्रदर्शन वाले लोकतंत्र के रूप में मानी गई है। आंकड़ों में जिन क्षेत्रों में कमी दिख रही है वहां पर हम काम करके, खास तौर से मौलिक अधिकारों की बात करें, जनता का प्रतिनिधित्व की बात करें, न्यायिक स्वतंत्रता की बात करें, सरकार की जांच के संबंध में जो आंकड़े उनकी अगर हम बात करें, वहां पर काम करके हम लोकतांत्रिक मूल्यों में सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, मेजरिंग प्रोग्रेस। यहां प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो आंकड़े हैं उनके संबंध में चर्चा की गई है। कल के वीडियो में हमने विस्तृत रूप में वहां पर चर्चा की है। उससे अतिरिक्त कुछ अन्य बिंदु भी हैं जो आज के इस आलेख में दिए गए हैं, इसीलिए हम इसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कल के आलेख को और आज के आलेख को सम्मिलित रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो इस सर्वेक्षण के संबंध में जो प्रमुख तथ्य हैं वो आपको समझ में आ पाएंगे कि किस तरह से इसका उपयोग हो सकता है और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। जब हम इन आंकड़ों की बात करते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े, तो प्रमुख रूप से स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के संकेतक के रूप में इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब हम मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से जो जीवन प्रत्याशा है एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है और वो स्वास्थ्य के रूप में जो प्रमुख मानदंड होते हैं उस पर निर्धारित होता है। तो स्वास्थ्य अगर मजबूत होता है तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और उस आधार पर हम मानव विकास सूचकांक को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रमुख आंकड़े अगर हम देखें तो भारत में जितने बच्चों के अब जन्म हो रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार के सरकारी या निजी अस्पताल, वहां पर जो प्रसव की स्थितियां हैं वो बढ़ी हैं। इसी के साथ साथ 12 से 23 महीने की आयु में जो बच्चे हैं उनमें टीकाकरण की प्रक्रिया बढ़ी है। कुल प्रजनन दर हमारी 2.0 हो गई है और जो प्रतिस्थापन की दर होती है 2.1, उससे भी हम नीचे पहुंच गए हैं। यानी जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति भारत में बन रही थी उसको नियंत्रित काफी हद तक किया गया है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा लिंगानुपात के संबंध में है। अगर हम 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात करें तो वो इससे ज्यादा हो गया है। तो ये सकारात्मक एक पक्ष अवश्य है। लिंगानुपात के 1000 से ऊपर जाना एक सकारात्मक पक्ष जरूर दर्शा रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 5 वर्ष के आंकड़े देखें, खास तौर से जन्म के समय जो लिंगानुपात है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। कारण अभी भी बेटे को जो वरीयता एक तरह से दी जाती है भारत में, वो स्थितियां उतनी बदल नहीं पाई हैं। इसे प्रमुख रूप से नीतिगत सुधार और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। इनको और बड़े पैमाने पर या विस्तारित करने की आवश्यकता है, जिससे जन्म के समय जो लिंगानुपात की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है उसमें एक सुधार किया जा सके। बाल पोषण को लेकर अगर हम आंकड़े की बात करें तो प्रमुख रूप से देखा यह जा रहा है कि एनीमिया की जो स्थिति है वो चाहे बच्चों की अगर हम बात करें वहां पर तो खराब है ही है, पुरुषों और महिलाओं में भी एक तरह से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ अपने वजन के अनुसार जो लंबाई होनी चाहिए बच्चों की और साथ साथ जिस उम्र में है उसके अनुसार जो वजन होना चाहिए उसमें इस तरह से तारतम्य नहीं दिख रहा है। तो बच्चों में पोषण की जो स्थितियां हैं उसमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। इस बार के आंकड़ों में पहली बार अगर हम देखें तो जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके प्रभाव को देखने के लिए कुछ आंकड़े यहां पर देखे गए। जैसे अगर हम बात करें रक्त शर्करा,
यानी ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसकी यहाँ पर एक तरह से आंकड़ा इकट्ठा किया गया। इसी के साथ साथ उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, उसके आंकड़े भी लिए गए। तो ये आंकड़े एक तरह से भारत में जीवन शैली जो बदल रही है लोगों की, उसके कारण जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनके स्तर को दिखाती हैं। परिवार के स्वास्थ्य के संबंध में जब भी इस तरह के आंकड़े जारी किए जाते हैं, प्रमुख रूप से इससे मदद हमें ये मिलती है कि जो भी हमारी नीतियों में कमी है उनको हम दूर कर सकते हैं। सेवा जो समान रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए जो सामाजिक कारक होते हैं वो भी एक तरह से इनके आधार पर प्रमुख रूप से हमें पता चलते हैं कि वो मजबूत हैं या नहीं है। इसी के साथ साथ राज्य स्तर के डाटा भी यहाँ पर प्रमुख रूप से तुलना के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो राज्य डाटा को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या कमियां हैं जिसको वो दूर कर सकते हैं। तो राज्य अपने यहाँ सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकते हैं इन आंकड़ों को देखकर। इसी के साथ साथ जिन राज्यों में अच्छा काम हुआ है उन आंकड़ों को एक तरह से देखकर, वहां पर जो योजनाएं लागू हों उनको देखकर वो अपने यहाँ भी एक तरह से प्रयास कर सकते हैं। राज्यों को प्रमुख रूप से इस सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो विकास संकेतक के रूप में उपयोग करके अपने यहाँ सुधार करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण में जो प्रमुख आंकड़ा दिया गया है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से विवाह के संबंध में प्रजनन क्षमता की अगर हम बात करें, परिवार नियोजन के जो साधन है उनका कितना उपयोग हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं कहाँ तक पहुंच रही हैं, उनके संबंध में जानकारी प्रमुख रूप से दी गई है। स्वास्थ्य आंकड़े आर्थिक और सामाजिक रूप में अर्थव्यवस्था में कार्य को और मजबूत करने के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किए जा सकते हैं और ये आर्थिक रूप में मानव संसाधन का जो सही उपयोग है उसको करने के लिए भी जो सुधार की प्रक्रिया है उसको एक तरह से बढ़ाते हैं। हम आज के अपने अंतिम आलेख को देखते हैं, इन आंध्रा द कैपिटल क्वेश्चन। इस आर्टिकल में आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर एक जो विवाद की स्थिति है उसके संबंध में चर्चा की गई है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 कानूनों को निरस्त करने का एक विधेयक पारित किया है और ये जो दोनों कानून यहाँ पर निरस्त किए गए हैं इनके माध्यम से पिछले वर्ष अगर हम देखें तो अमरावती को जो राजधानी विकसित करने के लिए वर्तमान सरकार से पहले आंध्र प्रदेश में जो सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे उसके एक तरह से प्रक्रियाओं को हटाया गया था और एकल राजधानी के रूप में अमरावती की जगह 3 अलग अलग राजधानियों की जो व्यवस्था थी वो पिछले वर्ष कानून के माध्यम से लाई गई थी। उसी कानूनी प्रक्रिया को यहाँ पर आंध्र प्रदेश विधानसभा में रद्द किया गया है। सरकार का कहना यह है कि जो भी प्रक्रिया वो लाई जाएगी उसका विस्तृत अध्ययन करके किया जाएगा, यानी अमरावती क्षेत्र में राजधानी की स्थिति या 3 अलग अलग राजधानी की जो स्थिति है उसमें अंतिम निर्णय वो नए रूप में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में जो कानून लाया गया है ये है आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास निरसन विधेयक 2021। इसके माध्यम से किया गया है, इसके माध्यम से पहला कानून अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम 2020 और दूसरा आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन अधिनियम 2020, इन दोनों को एक तरह से रद्द किया गया है। आप ध्यान रखें ये जो दूसरा कानून है उसके माध्यम से अमरावती की जगह 3 राजधानियों की व्यवस्था पिछले वर्ष कानून के माध्यम से लाई गई थी। 3 राजधानियों में अमरावती को विधायी राजधानी आंध्र प्रदेश की बनाया जाना था, विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी बनाया जाना था और कुर्नूल को आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाया जाना था। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया पिछले वर्ष पारित की गई थी उसको वर्तमान में जो विधेयक लाया गया है आंध्र प्रदेश विधानसभा में उसके माध्यम से रद्द कर दिया गया है। यानी नई व्यवस्था के रूप में क्या राजधानी की प्रक्रियाएं होंगी वो आंध्र प्रदेश सरकार नए कानून के माध्यम से प्रस्तावित करेगी। क्योंकि ध्यान रखें जब अमरावती को बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हुई तो बड़े पैमाने पर किसानों से जमीन प्राप्त की गई। अब जब प्रक्रिया को रद्द करके 3 राजधानी की बात की गई तो अमरावती में जो किसान है वो उसका विरोध कर रहे हैं और नई प्रक्रियाएं जब लाई जाएंगी तो जो किसानों का विरोध है और किसान किस रूप में वहां पर अपना जो जमीन उन्होंने दिया है उसका उपयोग चाहते हैं वो सही रूप में निर्धारित हो पाएगा। इसीलिए वर्तमान सरकार के द्वारा ये विधेयक के माध्यम से जो पुराने कानूनी प्रक्रिया उनको निरस्त कर दिया गया है। यानी भविष्य में आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर जो प्रक्रियाएं हैं वो नए कानून के माध्यम से सामने आएंगी। अपनी इस चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न देखते हैं। पहला, भारत में क्रिप्टो करेंसी को किस रूप में सबसे बेहतर माध्यम से निगमित किया जा सकता है, चर्चा करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर की हम संरचना देखते हैं। भूमिका, भारत में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित प्रक्रिया को बताएं जिसमें आगामी विधेयक के रूप की प्रारंभिक चर्चा करें। किस रूप में विधेयक लाया जा रहा है वो आपको एक भूमिका के रूप में यहाँ पर बताना है।
मुख्य भाग में भारत में क्रिप्टो करेंसी के संबंध में आधिकारिक स्थिति क्या है वो आप स्पष्ट करें। भारत सरकार किस रूप में इसे निगमित करेगी, विश्व में निगमित करने के अलग अलग माध्यम क्या हैं, और अंत में आपको यह बताना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो विनिमय से अधिक एक परिसंपत्ति यानी एसेट के साधन के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं विनिमय से अधिक एक परिसंपत्ति के रूप में वैश्विक स्वीकार्यता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे क्रिप्टो करेंसी को एक वैधानिक रूप में लाने की प्रक्रिया अलग अलग देशों में हो रही हैं। इसी रूप में भारत में भी एक कानूनी प्रक्रिया बनाने पर सरकार विचार कर रही है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीतिक दल और जनता की जागरूकता सबसे अधिक आवश्यक है। उपरोक्त कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द 15 अंक। उत्तर की संरचना हम देखते हैं। भूमिका, भारत में राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते स्तर को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चर्चा कर सकते हैं। जो 2020 फरवरी में आदेश आया था उसके संबंध में आप प्रमुख रूप से बताएं। मुख्य भाग में भारत में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की चर्चा करें। नए आदेश में अपराधीकरण को रोकने का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों पर डाला गया है, यह आपको बताना है। 2020 से पहले की प्रक्रिया और 2020 के आदेश के बाद की जो प्रक्रिया है दोनों को आपको अलग अलग बताना है। निष्कर्ष में राजनीतिक दल और जन जागरूकता राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस रूप में आप निष्कर्ष बता सकते हैं क्योंकि ये दो कारक राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फरवरी 2020 के निर्णय में स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दल इसके लिए काफी हद तक उत्तरदायी हो सकते हैं। ये हमारा 26 नवंबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।